शनाया और प्रवीण को डांस करता देखा। बाकी सब कपल्स ने उनसे थोड़ी दूरी बना ली थी ताकि किसी का भी हाथ गलती से शनाया को न लग जाए और उसे धक्का न लग जाए। वहीं इन सब चीजों से बेखबर शनाया और प्रवीण एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर डांस कर रहे थे। प्रवीण ने शनाया के माथे को चूम लिया और उसके माथे से अपना माथा जोड़कर धीरे से बोला, वैसे शनाया, प्रेगनेंसी के बढ़ते वक्त के साथ साथ तुम्हारे चेहरे का नूर भी बढ़ता जा रहा है। जब भी तुम्हें देखता हूं ना, तब मेरा कुछ करने का मन करने लगता है। प्रवीण की बात पर शनाया ने हल्के से प्रवीण के गाल पर एक थप्पड़ लगाया और कहा, अपने अरमान पर काबू रखो, समझे? शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी प्रेग्नेंट बीवी से ऐसी बातें करते हुए, बेशर्म कहीं के। प्रवीण हंस दिया। उसने शनाया को धीरे से घुमाया और पीछे से उसे अपनी बाहों में ले लिया। सुरेखा और शोभा दोनों उन्हें देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तभी सुरेखा को कुछ याद आया। उसने शोभा से पूछा, दीदी, वैसे अलका क्यों नहीं आई? अरे, तुम्हें याद नहीं? अलका कुछ सालों के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रही है। वह सिर्फ शनाया की प्रेगनेंसी के लिए रुकी है, उसके बाद चली जाएगी। शोभा ने जवाब दिया। क्या? पर क्यों? सुरेखा ने हैरानी से पूछा। शोभा ने कहा, वहां एक पेशेंट है जिसे सिर्फ वही ठीक कर सकती है और वह अपने हॉस्पिटल की एक ब्रांच भी वहां खोलने वाली है। एक और हॉस्पिटल खोलने का काम वह बहुत साल से कर रही थी, जो अब पूरा हुआ है। अरे, यह तो बहुत अच्छी बात है। वैसे दीदी, आपको नहीं लगता कि अब हमें शनाया की गोद भराई कर देनी चाहिए? उसका वक्त नजदीक आ रहा है, सुरेखा ने कहा। शोभा ने शनाया को देख हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सुरेखा, मैं भी यही सोच रही थी। इतने दिनों से घर में जो कुछ चल रहा था, उसके चलते वक्त नहीं मिला इस बारे में सोचने का। पर अब जब तुमने बात छेड़ ही दी है, तो हम जरूर करेंगे। तभी रोहित ने अपने हाथ में रूही का हाथ थामा और उसे लेकर सबके बीच चला आया। उसने प्यार से रूही की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब कर उसकी आंखों में देखते हुए गाना शुरू कर दिया। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब ना जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल ना जाऊं कहीं, देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, मैं किसी से कहूंगा नहीं। रूही मुस्कुराते हुए उसे देख उसके साथ डांस कर रही थी। प्रवीण और शनाया साइड में आकर खड़े हो गए, क्योंकि शनाया थोड़ी थक गई थी। मुझे नींद आती नहीं है, अकेले ख्वाबों में आया करो, नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो, एक तुम्हें चाहने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं। रोहित ने रूही को और करीब कर लिया, इतना कि उन दोनों के चेहरे बहुत पास आ गए थे। उसके ऐसा करने और गाने के बोल सुन उसे शर्म आने लगी। रोहित सच में आज बहुत बेशर्म हो गया था। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, मैं किसी से कहूंगा नहीं। रोहित अब उसके साथ सबसे छुपाते हुए शरारत करने लगा था। इसलिए रूही शर्माते हुए दूर चली गई और रोहित हंसने लगा। तभी रोहित की नजर स्वाति पर गई। उसने एक नजर शिवाय को देखा और फिर स्वाति को, जो अभी भी उसी तरह चुपचाप खड़ी थी। वह उसके सामने आया और उसने
प्यार से अपना हाथ आगे किया। स्वाति ने एक नजर उसे देखा और फिर उस का हाथ थाम लिया। रोहित उसे लेकर डांस करने लगा। उसके बाद सारे पार्टनर्स बदलने लगे और इस बार स्वाति सीधे शिवाय की बाहों में आ गई। रोहित ने स्वाति को घुमाया तो उसका पांव हल्का सा लड़खड़ा गया, जिससे वह सीधे शिवाय की बाहों में आ गई। उसके हाथ शिवाय के कंधे पर चले गए थे और शिवाय के दोनों हाथ उसकी कमर को कसकर पकड़े हुए थे। इतनी नजदीकी देखकर स्वाति उससे दूर होने लगी, पर शिवाय ने उसे फिर अपने करीब कर लिया। उसने स्वाति की आंखों में देखते हुए गाना जारी रखा। हमारी कमी तुमको महसूस होगी, भिगा देंगी जब बारिशें, मैं भर कर के लाया हूं आंखों में अपनी अधूरी सी कुछ ख्वाहिशें, रूह से चाहने वाले आशिक, बातें जिस्मों की करते नहीं। इतना सुनते ही स्वाति शिवाय की आंखों में देखने लगी, जिसकी आंखों में एक अनकहा सा दर्द नजर आ रहा था जो उसे स्वाति की बातों ने दिया था। सारे पार्टनर्स बदल रहे थे, पर शिवाय स्वाति को अपनी बाहों से आजाद नहीं होने दे रहा था। सबकी नजरें शिवाय और स्वाति पर थी। घरवाले भी शिवाय को ऐसे देखकर थोड़े हैरान हो गए थे। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। मैं किसी से कहूंगा नहीं। अब स्वाति को भी बहुत अजीब लग रहा था। सबकी नजरें खुद पर देख रही थी, पर शिवाय था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसकी नजरें बस स्वाति पर थीं और वह जैसे उसी में खो गया था। जब शिवाय ने गाना गाना बंद किया, तब स्वाति ने झटके से अपने आप को उससे छुड़ा लिया और सबसे दूर जाकर खड़ी हो गई। उसने 2 घल गहरी सांस ली और फिर मुड़कर जाने लगी। तब प्रफुल्ल उसके सामने आ गया। उसने स्वाति को देखते हुए कहा, बेटा, तुमसे 2 मिनट बात करनी है। अंकल, मुझे बहुत लेट हो रहा है। स्वाति ने मना करना चाहा, पर प्रफुल्ल ने कहा, बस 2 मिनट लगेंगे और मैं जानता हूं कि शिवाय की बदतमीजी से तुम गुस्से में हो, इसलिए मैं माफी भी मांगना चाहता हूं। उसके ऐसे कहने पर स्वाति उसे मना नहीं कर पाई और उसने अपना सिर हिला दिया। कुछ देर बाद जब सारे मेहमान चले गए, तो शेरगिल मेंशन के हाल में एक सभा बैठी। शिवाय और स्वाति सबके सामने खड़े थे और सब उन्हें घूर रहे थे। प्रफुल्ल ने गुस्से से और सख्त लहजे में पूछा, शिवाय, वह क्या था? तुम उसके साथ ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहे थे? सबसे पहले तो इससे माफी मांगो और उसके बाद बताओ। शिवाय ने एक नजर स्वाति को देखा, जो उसे खो जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उसकी नजरों को देखकर शिवाय ने सबसे कहा, माफी क्या? मैं तो इसके हाथ से थप्पड़ भी खा लूं, पर थप्पड़ मारने की शर्त तो पहले यह पूरी कर दे। बीवी बन जाए और जितना मन करे थप्पड़ मार दे। शिवाय ने इतने आराम से कहा जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं हो, पर उसकी बात ने सबको हैरान कर दिया। सबकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और मुंह खुल गया। वहीं स्वाति भी हैरानी से शिवाय को देख रही थी, जैसे कह रही हो कि यह आदमी और कितना बेशर्म हो सकता है। क्या मतलब, शिवाय? तुम्हारा मतलब क्या है? प्रफुल्ल ने पूछा। शिवाय स्वाति को कंधों से पकड़कर अपने करीब करते हुए उसे देख बोला, मतलब पापा, यह है स्वाति तिवारी, जिसे मैं स्वाति शिवाय घरिमल बनाना चाहता हूँ।
पर यह मान नहीं रही है क्योंकि फिलहाल लड़कों से नफरत करती है, इसलिए इसकी नफरत खत्म होने का इंतजार कर रहा हूं, पर ज्यादा नहीं करूंगा। प्यार से मानी तो ठीक, वरना जबरदस्ती उठाकर शादी कर लूंगा। पर बहू तो आपकी यही बनेगी और बीवी भी सिर्फ मेरी ही बनेगी, किसी और की नहीं। कहते हुए शिवाय स्वाति की आंखों में देखने लगा, जिसकी आंखों में थोड़ी शर्म, गुस्सा सब नजर आ रहा था। कैसे बेशर्मों की तरह शिवाय उसे पकड़कर ऐसे सबके सामने यह बात बोल रहा था। वहीं बाकी सबकी हैरानी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोहित के होठों पर मुस्कुराहट थी। उसे पता था शिवाय अपनी पर आ जाए तो वो क्या क्या कर सकता था, और यहाँ तो बात उसके प्यार की थी। अपने प्यार के लिए वह कितना पजेसिव हो सकता है, यह बात रोहित बहुत अच्छी तरीके से जानता था। लेकिन प्रफुल्ल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, शिवाय, पहले उसके कंधे से हाथ हटाओ और माफी मांगो। शिवाय ने स्वाति का कंधा छोड़ दिया। उसने स्वाति को देखकर कहा, सॉरी। उसे पता था सॉरी नहीं कहता तो प्रफुल्ल एक थप्पड़ उसे लगा देता था। प्रफुल्ल स्वाति के पास आया और उससे बोला, उसने दिल से सॉरी नहीं कहा है, इसलिए मैं कहता हूँ सॉरी बेटा। कहते हुए प्रफुल्ल ने अपने हाथ जोड़ लिए। शिवाय और स्वाति दोनों ने उनका हाथ पकड़ लिया। सब उन दोनों को देखने लगे और वह दोनों एक दूसरे को। दोनों ने अपना हाथ हटाया और शिवाय ने कहा, सॉरी पापा। मैं ढंग से सॉरी बोलता स्वाति, सॉरी, पहले के लिए भी और अभी के लिए भी। वह इतना बोल रुक गया तो सब उसके कहने का इंतजार करने लगे, पर स्वाति कुछ समझ गई थी। उसने कहा, कोई जरूरत नहीं आगे कुछ बोलने की। और रही बात माफी की तो मैं पागल आदमियों की बातों पर ध्यान नहीं देती। अंकल, आपका बेटा पागल है, इलाज कराओ इसका, वरना हेडलाइन में यह खबर अच्छी नहीं लगेगी कि ज्वेलरी इंडस्ट्री के बिजनेसमैन शिवाय परिमल को एक लड़की ने अपनी सैंडल से मारा है। नाम के साथ साथ कंपनी भी डूब जाएगी। इससे कहो दूर रहे मुझसे। इतना बोलकर स्वाति वहां से दंदनाती हुई चली गई। शिवाय ने उसे जाते हुए देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड को इशारा कर दिया तो वह स्वाति के पीछे चला गया। उसके बाद सब शिवाय पर बरस पड़े। दादाजी ने कहा, तेरी बेशर्मी ही बची थी देखने को, जो देख ली। प्रफुल्ल ने कहा, शिवाय, इतना बदतमीज है तू, एक लड़की से ऐसा बर्ताव कर रहा था। शोभा बोली, शिवाय बेटा यह सब क्या है? तुम स्वाति से प्यार करते हो तो कहना चाहिए था ना। सुरेखा ने कहा, आज बड़े दिनों बात कहने का मन कर रहा है। हीरे की कसम शिवाय, मैं नहीं सोचा था तू भी ऐसा होगा। मतलब तुम दोनों दोस्त एकदम एक जैसे ही होना, बस तुम दोनों को अपनी मन की ही करनी है। सुरेखा की डांट सुनकर शिवाय और रोहित दोनों का मुंह बन गया। प्रफुल्ल अभी भी गुस्से में शिवाय को देख रहा था। शिवाय ने गहरी सांस ली और प्रफुल्ल से बोला, पापा सॉरी, मैं जानता हूं मैंने गलत किया। जैसा नहीं करना चाहिए था। लड़की अच्छी है, मुझे बहू के रूप में पसंद भी है, पर याद रखना उसकी हाँ में उसकी खुशी होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं। और जल्द से जल्द उसे मनाओ। एक काम नहीं हो पाता है इस लड़के से। डांट कर प्रफुल्ल वहां से चला गया। शिवाय का मुंह बन गया। उसने हैरानी से कहा, अरे यार, समंदर में फेंक दिया और बोलते हैं समंदर पार करो। बोट तो दे जाते। मतलब हार्दिक
ने पूछा। उसकी कई बात हार्दिक के साथ साथ किसी को समझ नहीं आई। शिवाय उसे घूरते हुए बोला, मतलब इस शिविका के टाइम पर तू तो चला गया था पापा के पास और उन्होंने तुझे अपना दामाद बना लिया, यहां तक कि मदद भी की तेरी, तो उसे बहू बनाने में मेरी तो मदद करो। बिना मदद किए चले गए। मैं तो सोचा मुझे मदद मिलेगी। दादाजी ने छड़ी दिखाते हुए कहा, कोई मदद नहीं करेगा तेरी, खुद ही कर सब कुछ। और फिर वह भी उठकर चले गए। उसके जाने के बाद बाकी सब भी चले गए, सिवाय ऋषभ, अनोखी, रोहित, ओमकार, रिया, हार्दिक, शिविका, विक्रम और प्रीति के। रोहित ने कहा, बोल यार, तेरी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर मजा भी बड़ा आ रहा है जब तेरी लगी पड़ी है। कहते हुए रोहित ने पहले तो उदास चेहरा बनाया और फिर अपनी बत्ती सी दिखाने लगा। तो शिवाय उसका उसे घूंसा मारते हुए बोला, कमीने, तेरी नैया पार हो गई तो मेरी डूबती हुई नैया को देखते हुए नाच रहा है। सच में किसी को मेरी नहीं पड़ी है। सारे अपने अपने वालियों के साथ लगे पड़े हैं। तभी अनोखी शिविका शिवाय की कलाई पकड़कर बोली, अगर आप कहो तो मैं शिविका दीदी से बात कर सकती हूँ। मैं स्वाति दीदी से बात करूं, वह मेरी बात मान जाएगी। यह बात तो तूने सही कही। अरे तुम उसे अपनी स्पेशल गोली खिलाओगी ना, तब तो वह पक्का मान जाएगी। शिवाय अनोखी को देख खुश होते हुए बोला। शिवाय ने अनोखी को देख मुस्कुराते हुए कहा, तो अनोखी कंफ्यूज हो गई और बाकी सब शिवाय को घूरने लगे। अनोखी ने इस तरह कंफ्यूज होते हुए पूछा, गोली? मैं तो सिर्फ बात करने की बात की थी। मैं कोई गोली नहीं दूंगी उन्हें। आप उन्हें बेहोशी की गोली खिलाकर किडनैप तो नहीं करने वाले ना, और कहीं जबरदस्ती शादी तो नहीं करेंगे ना? कहते हुए अनोखी की आंखें बड़ी हो गईं। उसने कहा, अरे एक मिनट, क्या हाँ, आजकल कौन सा वेब सीरीज देख रही हो? कौन सा टीवी सीरियल देख रही हो जो यह दिमाग में आया? उसके कहने पर अनोखी अपनी बत्तीसी दिखाते हुए अपने सर को खुजलाने लगी। उसने सही कहा था। शिवाय की बात सुनकर सच में उसके दिमाग में एक टीवी सीरियल का सीन आ गया था। तभी ऋषभ अनोखी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास करते हुए बोला, तुमने क्या मैरिज ब्यूरो खोल रखा है? सबकी शादियां करने के लिए सबसे रिक्वेस्ट कर रही हो? चलो चुपचाप से मेरे साथ। और तुम शिवाय, इसे अपनी ऊंटपटांग हरकतों में तो बिल्कुल भी मत लेना, ऋषभ ने कहा और अनोखी को लेकर वहां से चला गया। स्वाति का घर जब स्वाति को घर आते आते देर रात हो गई थी, वह जब अपने घर के पास आई तो दरवाजे के बाहर नीचे सीढ़ी पर अभिनव को बैठा पाया। उसे देख वह चौंक गई। अभिनव अपने घुटनों पर अपना हाथ रखकर जमीन को देखते हुए ना जाने क्या सोच रहा था। तभी उसे जमीन पर पैर नजर आए। उसने नजर उठाकर देखा तो स्वाति थी। उसे देख खड़ा हो गया। स्वाति ने आंखें छोटी कर उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी अभिनव बोला। वो स्वामी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, वह श्वेता से मिलने आया हूँ। अभिनव ने सर हिलाकर बोला, मैं उससे मिलने नहीं आया था। तुम्हें वहां देखा था तो ध्यान आया कि ये दोनों अकेले होंगे, इसलिए चला आया। कहते हुए अभिनव नजरें चुराने लगा। स्वाति ने खामोशी से 2 पल उसे देखा और फिर बिना कुछ कहे घर के अंदर चली गई। श्वेता जो
खिड़की से उन दोनों की बातें सुन रही थी। स्वाति के घर के अंदर आने के बाद उसने भी खिड़की को बंद कर दिया। बंद दरवाजे को देख अभिनव भी वहां से चला गया। श्वेता अभी भी खिड़की के पास खड़ी थी। स्वाति ने एक पल उसे देखा और चेंज करने वॉशरूम चली गई। वॉशरूम से फ्रेश होकर आई तो श्वेता ने उससे कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल दूं? भूख लगी है तुम्हें? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। मैंने खा लिया था खाना, स्वाति ने कहा। तो श्वेता ने धीरे से अपना सर बस हिला दिया और चुपचाप खड़ी रही। स्वाति ने एक नज़र सोते हुए श्वेत को देखा और फिर श्वेता का हाथ पकड़ उसे घर के बाहर ले आई। उसने दरवाजा बंद किया और श्वेता को लिए वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। श्वेता ने उससे कहा, क्या हुआ स्वाति? श्वेता की नजरें अभी भी यहाँ वहां हो रही थी। वह स्वाति को देख नहीं रही थी। स्वाति ने उसका चेहरा अपने सामने किया और उससे बोली, तुम्हारी और अभिनव की कोई बात हुई है? नहीं, श्वेता ने तुरंत मना कर दिया। तो स्वाति उसका हाथ पकड़कर बोली, श्वेता मैं तुम्हारी बहन हूं। तुम मुझसे क्यों डर रही हो? तुम्हारी जिंदगी है। माना मैंने बहुत छकय दिया था इतने दिनों से, पर मैं तुम्हें सुनना चाहती हूं। श्वेता, एक बात पूछेंगी तो सच सच बताओगी? हाँ, स्वाति ने कहा। तो श्वेता ने उसे देख अपना सर हिला दिया। स्वाति ने कहा, पहले श्वेत की कसम खाओ। मेरा सवाल सुन, दिल से जवाब दोगी और सच जवाब दोगी? हाँ, श्वेत की कसम, श्वेता ने धीरे से कहा। तो स्वाति बोली, क्या तुम अभी भी अभिनव से प्यार करती हो? क्या तुम चाहती हो कि अभिनव तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए? क्या तुम अपनी जिंदगी अभिनव के साथ बिताना चाहती हो? स्वाति का सवाल सुन श्वेता हैरान हो गई और हैरानी से उसे देखने लगी। 2 पल तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। स्वाति ने फिर पूछा, बोलो श्वेता, मेरे सवालों का जवाब दो। नहीं, ऐसा कहते कहते वह रुक गई। उसने श्वेत की कसम खाई थी। वह खुद से तो झूठ बोल सकती थी, पर अब नहीं। श्वेता ने गहरी सांस ली और उसने जमीन को देखते हुए कहा, हाँ, मैं प्यार करती हूँ अभिनव से। अब भी। कोलकाता में जब वह वापस नहीं आए थे तो मुझे बुरा लगा था, मेरा दिल टूटा था, पर तब भी मैं उनसे नफरत नहीं कर पाई थी। और जब पता चला कि वह मजबूर थे, मजबूरी में नहीं आ पाए, तब मेरा गुस्सा कहीं धीरे धीरे गायब होने लगा। पर मैं नहीं चाहती कि मैं उनके साथ जिंदगी बिताऊं। मैं नहीं चाहती स्वाति कि वह मेरी जिंदगी में वापस आए। कहते हुए श्वेता की आंखों से आंसू गिरकर जमीन को भिगोने लगे। श्वेता का जवाब सुन स्वाति ने गहरी सांस ली। उसने उसका हाथ कसकर थामा और उसे पुकारा, श्वेता, मेरी तरफ देखो। और स्वाति ने उसके आंसू पोंछकर बोली, श्वेता, मुझे नहीं पता जब से तुम आई हो तब से तुम्हारे और अभिनव के बीच में क्या बातें हुई हैं। मैं नहीं जानती तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है, पर क्या तुम बस इस वजह से वापस अभिनव से नहीं जुड़ना चाहती क्योंकि तुम रंगमहल में रही थी? स्वाति की बात सुन श्वेता ने हाँ में सर हिला दिया। उसने कहा, मैं किसी की नहीं हो सकती स्वाति। मैं किसी की नहीं हो सकती। मुझ जैसी लड़कियां किसी के साथ रात बिताने के लिए होती है, जिंदगी बिताने के लिए नहीं। श्वेता ने जैसे ही यह कहा, स्वाति ने एक
थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। उसका थप्पड़ पड़ते ही श्वेता के हाथ उसके गाल पर चले गए और वह स्वाति को देखने लगी। स्वाति ने गुस्से से कहा, दिमाग का फितूर उतार या दूसरे तरीके से उतारूं तेरा। श्वेता, एक बात गांठ बांध ले, तूने ये बात दोबारा कही ना तो दोबारा थप्पड़ पड़ेगा, और अगर किसी और ने कही ना तो जान ले लूंगी उसकी। किसी के छू देने से तू गंदी नहीं हो जाती है। तेरा दिल अभी भी कितना साफ है ना, ये तू भी जानती है। तो ये बकवास बात अपने दिमाग से निकाल। और रही बात अभिनव की, तो शायद वह तुझसे सच्चा प्यार करता है। मैंने देखने में गलती की, मैंने देखने में देरी की, पर जब मंदिर में मैंने तुम दोनों को साथ में देखा तब दिल को एहसास हुआ कि इस बार मैं शायद गलत हूं। मुझे एक मौका देना चाहिए। एक्चुअली मुझे नहीं, तुझे एक मौका देना चाहिए। अपने आप को उसको। श्वेता, यह जिंदगी तेरी है, समझी तू? स्वाति की बात सुन श्वेता उसके गले लग गई और रोने लगी। स्वाति उसके सर को सहलाती हुई बोली, सॉरी सॉरी श्वेता, तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी, पर तेरी बात सहन नहीं हुई। मैं तेरे बारे में ऐसा कुछ सुन तक नहीं सकती हूँ। श्वेता, तू बहुत अच्छी है, बहुत मासूम, बहुत प्यारी है। तू यह सब डिजर्व नहीं करती। मैं किसी और का मुंह बंद करने से पहले तेरा भी मुंह बंद करना चाहती हूँ। तेरे दिमाग से सारी बातें निकालना चाहती हूँ। तुझे मेरी कसम श्वेता, आज के बाद तू ये सारी बातें कभी अपने लिए नहीं रखेगी। कहते हुए स्वाति ने श्वेता का हाथ अपने सर पर रख लिया। श्वेता आंसू भरी आंखों से देखकर हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ स्वाति, मैं नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी। मैं पुरानी बातों को याद तक नहीं करूंगी। ठीक है, चल अब रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। कहते हुए स्वाति ने श्वेता के आंसू पोंछे और उसे लेकर वापस अंदर चली आई। दोनों बेड पर आकर लेट गए। कुछ देर बाद श्वेता सो गई थी, पर स्वाति की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। उसने एक नजर सोती हुई श्वेता और श्वेत को देखा और फिर कुछ सोचकर अपना फोन उठाया। उसने किसी को एक मैसेज भेजा और फोन बंद कर सीलिंग को देखते हुए मन में बोली, होप कल सब ठीक हो, जो सोचा है वह हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन दोनों की खुशी मेरा सुकून है। फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद सो गई। ऋषभ का कमरा। ऋषभ जब फ्रेश होकर और चेंज करके कमरे में आया तो देखा अनोखी बेड पर बैठे बैठे न जाने क्या सोच रही थी और अपनी उंगलियों पर गिनती गिन रही थी। वह उसके बगल में आकर बैठा और सिरहाने से अपनी पीठ टिकाते हुए बोला, क्या कर रही हो? मैं काउंटिंग कर रही हूँ। ऋषभ जी, किस चीज की काउंटिंग? ऋषभ ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। तो अनोखी पूरी एक्साइटमेंट के साथ मुस्कुराते हुए बोली, अरे ऋषभ जी, आपको याद नहीं, कल रक्षाबंधन है और मेरे तो कितने सारे भाई हो गए हैं। अब आप सोचो मुझे कल कितने सारे गिफ्ट मिलेंगे। वैसे आप क्या दोगे? कहते हुए अनोखी ने सवाल किया तो ऋषभ हंसते हुए बोला, मैंने रिया जी हमेशा जो उसे चाहिए वह दिया है। लास्ट टाइम उसने मुझसे एक स्पोर्ट्स कार मांगी थी जो मैंने उसे दी थी। सोच रहा हूँ इस बार तुम्हारे डिजाइन किए हुए कोई ज्वेलरी दे दूं। तो उसकी बात सुनकर अनोखी मुस्कुराई, पर फिर कुछ सोचते हुए उसके होठों पर एक
शरारती मुस्कान आ गई। उसने कहा, वैसे आप सच में बहुत अमीर हैं। मतलब अगर मैं देखूं तो सब में सबसे ज्यादा अमीर आप हैं। मुझे भी आपको अपना भाई बना लेना चाहिए था। फिर आप भी मुझे रक्षाबंधन के दिन बहुत बड़ी गिफ्ट देते। उसकी बात सुनते ही ऋषभ की आंखें छोटी हो गईं। वह घूरते हुए बोला, अच्छा, अभी बताता हूँ। कहते हुए उसने अनोखी को पकड़कर अपने पास खींच लिया तो अनोखी उसके ऊपर आ गई और उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, क्या बोल रही थी? बोलना दोबारा। मैं मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी ऋषभ जी। मैं तो कह रही थी कि अच्छा हुआ आप मेरे भाई नहीं बने। रक्षाबंधन तो साल में एक ही बार आता है ना, पर आप तो मुझे कितनी बार गिफ्ट दोगे? मेरे बर्थडे पर, वैलेंटाइन डे पर, एनिवर्सरी पर, एंगेजमेंट एनिवर्सरी पर और न जाने कितने सारे दिन जो कपल्स के लिए होते हैं। आप मुझे सब में गिफ्ट दोगे ना? अनोखी उसके सीने पर उंगली चलाते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसे मनाते हुए बोली। ऋषभ भी उसकी चालाकी को अच्छी तरह समझ गया था। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अनोखी के माथे पर हल्के से उंगली मारी और बोला, बहुत ज्यादा दिमाग चलने लगा है, थोड़ा कम चलाया करो। समझी तुम? वरना डॉट कहते हुए ऋषभ ने उसे पलटकर अपने ऊपर आ लिया। तो अनोखी बोली, नहीं नहीं ऋषभ जी प्लीज, मैं बहुत थक गई थी रात, तो आज तो बिल्कुल नहीं। और कल तो रक्षाबंधन है, तो मैं फ्रेश कैसे रहूंगी? उसकी हालत देखकर ऋषभ को बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और उसके चेहरे के पास जाकर बोला, ठीक है, तो मुझे अच्छे से सॉरी बोलो। अपनी कही बात के लिए मुझे मनाओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा बिना कुछ किए। हाँ, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था ना। आप चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ, अनोखी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो ऋषभ उसकी नाक को अपनी नाक से टच करते हुए बोला, चीटिंग तो चीटिंग ही सही, शुरुआत तुमने की थी, तो नतीजा भी तुम भुगतो। चलो जल्दी से सॉरी बोल अच्छे से, ऋषभ ने कहा। तो अनोखी ने पहले तो अपना मुंह और बुरा बना लिया, पर फिर उसकी गाल पर किस करके एकदम प्यारी सी आवाज में बोली, सॉरी ऋषभ जी, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, मान जाओ प्लीज। पर ऋषभ ने कुछ नहीं कहा। तो उसने दूसरे गाल पर भी किस करके कहा, अच्छा बाबा, देखो, मैं दोबारा सॉरी बोल रही हूँ। यह तो सॉरी हुआ, अच्छे से कहना। अब मानने का क्या? तो अनोखी उसे देखकर घूरने लगी। ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, रहने दो, तुमसे मनाना नहीं होगा, मैं खुद ही अपने आप को मना लेता हूँ। कहते हुए ऋषभ ने अनोखी के होठों पर अपने होंठ रख दिए और धीरे धीरे किस करने लगा। अनोखी ने भी अपने हाथ ऋषभ की गले में डाल दिए और उसे किस का जवाब देने लगी। कुछ देर बाद ऋषभ उससे अलग हुआ और उसके बगल में लेट गया। अनोखी ने अपना सर उसके सीने पर रख दिया तो ऋषभ ने उसकी कमर पकड़ ली। उसने अनोखी के माथे को चूम कर कहा, अब सो जाओ। और हाँ, रक्षाबंधन कल है, तो सपने में रक्षाबंधन मत देखना और मेरी कलाई में राखी मत बांध देना। उसके कहते ही अनोखी खिलखिलाकर हंसी। दोनों इसी तरह हंसते मुस्कुराते सो गए। अगली सुबह श्वेता और स्वाति एक बार फिर मंदिर आ गई थी। पूजा करने के बाद श्वेता ने स्वाति से कहा, स्वाति, आज हम दोनों प्रेम मंदिर क्यों आ गए? और पूजा भी हो गई है,
तो हम वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, स्वाति ने जवाब दिया। श्वेता ने पूछा, किसका? उसके इतना कहते ही स्वाति ने सामने की ओर इशारा किया, जहां अभिनव आता हुआ नजर आया। स्वाति उसकी ओर इशारा करके बोली, उसका। स्वाति के कहने पर श्वेता ने मुड़कर देखा तो अभिनव को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वह हैरानी से स्वाति को देखने लगी। अभिनव यहाँ क्या कर रहा है? तुमने उसे बुलाया है? श्वेता ने यह हैरानी के साथ कहा, तो स्वाति ने अपना सर हिला दिया। तब तक अभिनव उनके पास आ गया था। उसे देखकर श्वेता जाने लगी तो स्वाति ने उसका हाथ पकड़कर कहा, 1 मिनट। श्वेता फिर उसने अभिनव को देखकर कहा, मैं अब तक तुमसे बहुत कुछ कह चुकी हूं अभिनव, पर आज मैं कुछ कहने नहीं वाली। जिंदगी तुम दोनों की है, तुम दोनों फैसला करो अपनी जिंदगी का क्या करना है। अगर ये तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने को मान जाएगी दिल से, तो इसकी कसम, तुम दोनों की शादी इसी मंदिर में करवा दूंगी मैं, जल्द से जल्द, ताकि ये अपनी खुशियों से ज्यादा दिन दूर ना रहे। और अगर तू किसी और वजह से आगे नहीं बढ़ाना चाहती, तो श्वेता याद रखना, तू खुद के साथ गलत कर रही है और साथ ही साथ 2 सिंधियों के और अपने साथ साथ और जिंदगियों के साथ भी गलत कर रही है। बाकी तू तो मुझसे ज्यादा समझदार है ना, और मुझसे बड़ी भी है। इतना बोलकर स्वाति वहां से चली गई। उसके जाने के बाद बहुत देर तक अभिनव और श्वेता के बीच खामोशी पसरी रही। श्वेता अपने दुपट्टे के कोने को अपनी उंगलियों में उलझाकर यहाँ वहां देख रही थी। उसे घबराहट हो रही थी। वहीं अभिनव की नजरें बस श्वेता की झुकी नजरों पर थीं। कुछ देर बाद उसने बेचैनी से चलते हुए श्वेता के हाथों को थाम लिया, तो श्वेता ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अभिनव ने उसका हाथ पकड़कर अपने गाल पर रखा और उससे बोला, श्वेता, मेरी तरफ देखो। श्वेता ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोलीं और उसकी नजरों में देखा, जिसमें दर्द और तड़प बेइंतहा नजर आ रहे थे। उसे उसके तड़प को देख श्वेता की आंखें अपने आप ही नाम हो गई। अभिनव ने भरे गले से कहा, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ श्वेता, मुझे अपना लो। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को जिंदा रखा है। अब अगर तुम एक बार फिर मुझसे दूर चली गई, तो मैं नहीं जी पाऊंगा, जीते जी मर जाऊंगा। श्वेता, प्लीज। श्वेता ने अपना दूसरा हाथ उसके मुंह पर रख दिया और बोली, प्लीज, ऐसा मत कहो। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो क्यों नहीं मान रही? ऐसी क्या वजह है श्वेता, जो तुम मेरे पास आने से कतरा रही हो? अगर तुम ये मानती ही कि मैंने गलती की, मैंने तुम्हें धोखा दिया, तो मुझे सजा दो। पर मैं जानता हूं, तुम्हारा दिल जानता है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैं मजबूर था श्वेता, और अगर यह वजह नहीं है, तो बताओ मुझे, ऐसी कौन सी वजह है जो तुम मुझसे दूर होना चाहती हो? अभिनव ने उसके दोनों हाथों को कसकर थामते हुए कहा। उसकी आवाज एकदम भारी हो गई थी, गला भर आया था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। श्वेता ने रोते हुए कहा, अभिनव, आप मुझे अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, पर जब कल दुनिया उंगली उठाएगी, तब छोड़ देंगे आप मुझे? क्या सह पाएंगे जब लोग कहेंगे कि आपकी पत्नी न जाने कितनी रातें कितने मर्दों के साथ गुजार चुकी है? उसकी बात सुन
अभिनव ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा और अपने पास लाकर बोला, इस दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, श्वेता। मुझे मतलब है तुमसे, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारी दुनिया से। मैं जब टूट कर बिखरा था, तब ये दुनिया वाले नहीं आए थे मुझे बचाने। जब तुम तड़प रही थी उस दलदल में, तब ये दुनिया वाले नहीं आए थे तुम्हें बचाने। तो अब हम क्यों अपनी खुशियों से पहले इस दुनिया को देख रहे हैं? ये दुनिया है, श्वेता, एक को छोड़कर दूसरे की जिंदगी में दखलंदाजी करना इनकी फितरत है। क्या इनके लिए तुम जीना छोड़ दोगी? नहीं ना। तो क्या तुम्हें अपने अभिनव पर इतना भी भरोसा नहीं है कि वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा? उसके इस तरह कहने पर श्वेता खुद को रोक नहीं पाई। उसने अभिनव के सीने से जाकर लगी। अभिनव ने भी उसे कसकर थाम लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। श्वेता ने रोते हुए कहा, आप पर भरोसा है अभिनव, पर अपनी किस्मत पर नहीं है। मुझे डर लगता है कि खुशियां मुझे एक बार फिर धोखा दे देंगी, तो मैं कैसे खुद को संभालूंगी? बहुत मुश्किल से मैं अपने परिवार के पास आई हूं, बहुत मुश्किल से आप वापस मिले हैं। अगर कभी ऐसा हो गया कि मैं आपको खो दूं, इस परिवार से फिर दूर हो जाऊं, तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अब तुम्हें किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगा। मैं अब तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, श्वेता, कभी नहीं। तुम्हारी हर खुशी तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी, और उनकी रक्षा करने के लिए मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। तुम कभी किसी से दूर नहीं रहोगी, ना अपने परिवार से, ना अपने आप से, ना अपनी खुशियों से, ना अपने सुकून से। हर वो चीज तुम्हें वापस मिलेगी जिसके लिए तुम तड़प रही थी। अभिनव ने इस तरह उसे कसकर थामते हुए कहा, तो श्वेता कुछ नहीं बोली, बस उसकी बाहों में और सिमट गई। एक सुकून तो उसे दे ही रहा था अपना वही अभिनव। श्वेता उन दोनों को नम आंखों से खुशी से देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी खुशियां तुझे मिल गई हैं, श्वेता। मैं बहुत खुश हूं। तेरी जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होगा, तुझे तेरा सब कुछ मिलेगा। काश कोई मेरी खुशियों के बारे में भी ध्यान देता। तभी पीछे से श्वेता को शिवाय की आवाज आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़ी, शिवाय का चेहरा उसके एकदम पास आ गया था, जिससे घबराकर वह लड़खड़ा गई। पर शिवाय ने उसकी कमर थामकर उसे अपने करीब कर लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? श्वेता ने हैरानी से पूछा। तो शिवाय इस तरह से अपनी बाहों में लिए बोला, मैं देखने आया था उस लड़की को जो अपनी बहन की खुशियों के लिए इतना कुछ करती है, पर अपने होने वाले पति की खुशियों के लिए वह कुछ नहीं करती। शिवाय, अपनी यह बकवास बंद करो, समझे तुम? मैंने कहा है मुझसे दूर रहो। यह सिंपल सी बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? श्वेता ने गुस्से से कहा। उसके हाथ अभी भी शिवाय के सीने पर थे। वह इस बात से बेखबर थी कि वह उसकी बाहों में है। शिवाय उसकी बात सुन बेशर्मी से बोला, नहीं, मुझे सिंपल बात समझ नहीं आती। वो क्या है ना, मेरी वाली तेरी तीखी मिर्ची है, तो मुझे भी थोड़ा तेरा बनना पड़ेगा ना, वरना मैं उसके साथ एडजस्ट कैसे करूंगा? शिवाय की बात सुन स्वाति को और गुस्सा आ गया। शिवाय उसकी बात सुन बेशर्मी से बोला, नहीं, मुझे सिंपल बात समझ नहीं आती। वो क्या है ना, मेरी वाली तेरी तीखी मिर्ची है,
तो मुझे भी थोड़ा तेरा बनना पड़ेगा ना, वरना मैं उसके साथ एडजस्ट कैसे करूंगा। शिवाय की बात सुन स्वाति को और गुस्सा आ गया। शेरगिल मेंशन रिया रेडी होकर नीचे हॉल की ओर जा रही थी। वह जब गेस्ट रिया रेडी होकर नीचे हॉल की ओर जा रही थी। वह जब गेस्ट रूम से होकर गुजरी तो उसकी नजर बेड पर बैठे ओमकार पर चली गई, जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। रिया रक्षाबंधन के लिए रेडी हो चुकी थी। उसने पिंक कलर का बहुत प्यारा सूट पहन रखा था। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तो वह मुस्कुराती हुई कमरे के अंदर चली गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया और धीमे कदमों से ओमकार के नजदीक आई। पीछे से उसके गले में हाथ डालकर उसने अपने गालों को उसके गालों पर रगड़ते हुए कहा, छोटी भाभी को तोहफा ना देना पड़े, इसलिए छुप कर बैठे हो क्या। तभी उसे अपने गालों पर गीलापन महसूस हुआ। उसने हैरानी से देखा तो ओमकार की आंखों से आंसू आकर उसके गालों को भिगो रहे थे। रिया जल्दी से उसके सामने आई और जमीन पर उसके बगल में बैठकर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोली, ओमकार, यह क्या है? तुम रो क्यों रहे हो? यह मेरा पहला रक्षाबंधन है, रिया, जो मैं अपनी बहन के साथ मनाऊंगा, ओमकार ने भरे गले से कहा। तो रिया उसके आंसू पोंछकर बोली, तो यह तो खुशी की बात है ना, तुम रो क्यों रहे हो? तभी ओमकार ने कहा, पता है रिया, हर साल इस दिन मैं हार जाता था। मन करता था चला जाऊं वहां, उससे बंधवा लूं राखी, पर हिम्मत ही कभी नहीं होती थी। तुम्हें पता है, अनु के लिए एक अच्छा भाई विक्रम साबित हुआ है। मैंने जब से उसे देखा है, उसका और अनु का रिश्ता अलग ही है। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं विक्रम की तरह क्यों नहीं हूँ। क्यों जैसे विक्रम और अनु का रिश्ता है, मेरा क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे मन में गिल्ट है, ओम, और वही गिल्ट तुम्हें तुम्हारा रिश्ता बनाने नहीं दे रहा, रिया ने कहा। तो ओमकार नम आंखों से देखने लगा। रिया ने कहा, हाँ, गिल्ट सब खत्म हुआ है, पर तुम्हारे अंदर का गिल्ट खत्म नहीं हुआ। ओमकार, अब तक तुमने कभी भी भाभी से खुलकर बात नहीं की। कभी तुमने वह दुख उनके सामने नहीं रखा जो तुम्हारे अंदर है। कभी तुमने वह दर्द नहीं जाना जो उनके अंदर है। मान पार्टी वाली रात तुम दोनों ने बात की थी, पर वह कोई बात नहीं थी। वह बस एक लम्हा था जिसमें तुम दोनों ने बस यह जान लिया कि हाँ, तुम दोनों का रिश्ता अभी भी है, पर वह रिश्ता गहरा करना पड़ेगा ना। यह गिल्ट निकालना पड़ेगा। तुम जब भी भाभी को देखोगे, यह गिल्ट तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा और तुम्हारे कदमों को रोक देगा। क्या सच में मेरा यह गिल्ट खत्म हो सकता है, रिया? ओमकार ने कहा। तो रिया उसे गले लगाकर बोली, बिल्कुल, गिल्ट होते हैं खत्म होने के लिए, और तुम्हारा भी खत्म होगा। तुमने हमेशा भाभी को बहन माना है, कभी उनका बुरा नहीं चाहा। कुछ गलतियां हुई हैं, तो गलतियां सबने की हैं ना। चलो, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना अभी उनकी आवाज आएगी अपने सारे भाइयों को बुलाने के लिए। रिया ने कहा ही था कि तभी बाहर से अनोखी की आवाज आई, जो चिल्लाते हुए सबसे बोल रही थी, अरे, मैं लड़की होकर इतनी जल्दी रेडी हो गई, आप सब लोग कहाँ रुक गए हैं? जल्दी से आओ ना, नहीं तो राखी बांधने का मुहूर्त खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज सुन रिया और ओमकार दोनों ही हंस पड़े। रिया उठी और ओमकार को भी उठाते हुए बोली, चलो, अब जल्दी से चलो,
तभी ओमकार ने कुछ सोचकर कहा, रिया, तुम चलो, मैं आता हूं। मुझे कुछ काम है। ठीक है, जल्दी आना, रिया ने कहा और कमरे से चली गई। सभी लोग रेडी होकर नीचे आए। सभी ने आज लाइट कलर के कपड़े पहने थे, जैसे पिंक, येलो और वाइट। अनोखी ने वाइट कलर का अनारकली पहन रखा था, जिस पर उसने पिंक कलर का दुपट्टा लिया था। वहीं सभी लड़कों ने सिंपल कुर्ता पजामा पहन रखा था। अनोखी दिल से माने हुए उन भाइयों को देख रही थी जिन्होंने उसका हमेशा साथ दिया, जिन्होंने उसे बिगाड़ा भी और स्ट्रॉन्ग भी बनाया। पर तभी उसने कुछ गौर किया। वहां सब थे सिवाय ओमकार और शिवाय के। अनोखी ने पूछा, शिवाय भैया और ओमी भैया कहाँ हैं? शिवाय को मैंने किसी काम से मंदिर भेजा है, वो बस आता ही होगा, शोभा ने कहा। तो रिया भी बोली, और ओमकार किसी काम से बाहर गया है। उसकी बात सुनकर अब सब उसे देखने लगे। सुरेखा ने कहा, अरे वाह रिया, तुम्हें बड़ी खबर है अपने होने वाले पति की। तो रिया शर्मा गई। तभी अनोखी खुश होते हुए बोली, वो मेरे लिए गिफ्ट लेने गए होंगे। बोलकर वह 32 दांत दिखाने लगी। तो विक्रम ने कहा, अरे वाह प्रिंसेस, तेरी तो आज चांदी हो गई। तो अनोखी ने तपाक से कहा, अरे चांदी नहीं, सोना। आप सब इतने अमीर हो, सारा पैसा बचाकर करोगे क्या? मुझे देना आप सब। उसके कहते ही सब ठहाका मारकर हंस पड़े। वहीं ऋषभ को अनोखी की कल रात की बात याद आ गई और उसने अफसोस में सर हिला दिया। दूसरी ओर मंदिर में स्वाति गुस्से में शिवाय को देख रही थी। वो उससे कुछ और कहती, उससे पहले ही उसे और शिवाय को श्वेता की आवाज आई। स्वाति उसकी आवाज सुन दोनों ने मारा मुड़कर देखा। श्वेता और अभिनव दोनों हैरानी से स्वाति और शिवाय को देख रहे थे। उन दोनों की नजरों को देख शिवाय और स्वाति ने एक दूसरे को देखा। तब दोनों को एहसास हुआ कि स्वाति अभी भी शिवाय की बाहों में थी और शिवाय ने अभी भी उसे अपने करीब पकड़ रखा था। यह एहसास होते ही दोनों हड़बड़ा गए। शिवाय ने जल्दी से स्वाति को छोड़ा और स्वाति शिवाय से दूर हो गई और अपने बालों को सही करने लगी। स्वाति यह क्या? श्वेता ने फिर कुछ पूछना चाहा, पर स्वाति ने उसका हाथ पकड़कर जल्दी से बोली, आई थिंक तुम दोनों की बातें हो गई हैं। चल अब घर चलते हैं, बाकी बातें बाद में कर लेना। कहते हुए वह उसे ले गई, बिना किसी को कुछ कहने या पूछने का मौका दिए। और शिवाय और अभिनव दोनों उन्हें जाते हुए देख रहे थे। उन दोनों के जाने के बाद अभिनव शिवाय की ओर मुड़ा और उसने उससे पूछा, यह तुम दोनों का कब से चल रहा है? चल रहा है? तेरे को लगता है कुछ चल रहा है हम लोगों का? गाड़ी एक ही जगह रुकी है, अकेले धक्का मार रहा हूं, कोई साथ भी नहीं देता। गाड़ी आगे बढ़ाने में शिवाय बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। वहीं अभिनव उसकी बात सुन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। उसे शिवाय का कहा एक भी बात समझ नहीं आई। यह क्या बोल कर गया? अभिनव ने खुद से बड़बड़ाया और शिवाय को देखा, जो पंडित जी के पास आया और उन्हें अपनी कार में बैठाकर वहां से निकल गया। अभिनव अपना सर हिलाकर बोला, पता नहीं क्या चल रहा है, पर फिर श्वेता को याद कर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने ऊपर आसमान में देख भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू भगवान, आज आपने मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दी।
थैंक यू सो मच। उसके बाद वह भी मुस्कुराते हुए मंदिर से चला गया। स्वाति और श्वेता जब घर आए तो श्वेता ने स्वाति का हाथ पकड़कर उसे पूछा, स्वाति, वह क्या था मंदिर में? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो क्या? कुछ भी मत बोल, श्वेता। मैं उसे शिवाय से बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैं किसी लड़के से प्यार नहीं करती। मैंने कहा था ना कि मुझे ना शादी में इंटरेस्ट है, ना प्यार में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात उसकी, तो वह जो सोचता है वह उसकी मर्जी है, उसका सरदर्द है, मेरा सरदर्द नहीं। खैर, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। नहीं तो अगर लेट पहुंची शॉप पर तो स्टाफ बखेड़ा खड़ा कर देगा। इतना बोल स्वाति ने जल्दी से अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। श्वेता उसे जाते हुए देख रही थी। उसने खुद से कहा, जैसा तू कह रही है मुझे वैसा तो नहीं लग रहा है स्वाति, मुझे बात कुछ और लग रही है जो तू बता नहीं रही है। वहीं शिवाय पंडित जी को लिए मेंशन वापस आया। उसे देखकर अनोखी ने पूछा, आप अकेले आए हैं? अकेले कहाँ आया हूँ, पंडित जी को साथ लाने कहा था तो उन्हें लेकर आया हूँ, शिवाय ने पंडित जी की ओर इशारा करते हुए कहा। तो अनोखी बोली, अरे मैं पंडित जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ओमी भैया की बात कर रही हूँ। वह कहाँ है मुझे क्या पता, वह मेरे साथ थोड़ी गया था, शिवाय ने कंधे उचकाकर कहा।